अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज नोएडा के उन 2 ट्विन टावर से करेंगे जिन्हें गिराने की घड़ी नजदीक आती जा रही है। इन ट्विन टावर्स को गिराने से पहले रिहर्सल की गई ताकि रविवार के दिन दोपहर 2:30 बजे गलती की कोई गुंजाइश न रह जाए। नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट स्थित ट्विन टावर्स के अंतिम ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार को 3700 किलोग्राम विस्फोटक से इन टावर्स को ढा दिया जाएगा, लेकिन इस कार्रवाई से पहले आसपास की दूसरी इमारतों को खाली करवा लिया गया है। ट्विन टावर्स को गिराने का जिम्मा एरिफिस इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी को दिया गया है। इन अवैध टावर्स को गिराने के बाद जो मलबा निकलेगा उसे हटाने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। दिन 28 अगस्त रविवार, वक्त दोपहर 2:30 बजे और 3700 किलोग्राम विस्फोटक जिसका इस्तेमाल कर सेक्टर 93A में मौजूद इन ट्विन टावर्स को 10 से 12 सेकंड में जमींदोज कर दिया जाएगा। इन ट्विन टावर्स में एक 32 मंजिला जबकि दूसरा 30 मंजिला है, जिन्हें गिराने की पूरी तैयारी एडिफेंस इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी ने कर ली है और इसका रिहर्सल भी किया जा रहा है। रिहर्सल से पहले एक अहम बैठक हुई जिसमें नोएडा प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे, चाहे अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी हो या फिर चीफ फायर ऑफिसर अरुण कुमार हो या फिर नोएडा के पुलिस कमिश्नर। इन अधिकारियों ने टावर्स को गिराने से पहले की तैयारियों पर चर्चा की ताकि रविवार के दिन गलती की कोई गुंजाइश न रह जाए। आज फाइनल स्पॉट विजिट और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई है। यहाँ पे सभी तैयारियों को देखा गया है। मुख्यतः ये बताना चाहेंगे कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोनों टावर्स में जो एक्सप्लोजिव्स लोड किए जाने थे, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। दरअसल नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक के इन ट्विन टावर्स को नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसके बाद ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा और उन्हें गिराने का आदेश दिया गया। लेकिन इन टावर्स को गिराने का काम बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इनके आसपास दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। साथ ही कुछ अहम सड़कें भी टावर के अगल बगल से गुजरती हैं, जिन पर अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। इन चुनौतियों को देखते हुए ही टावर्स को गिराने का जिम्मा एडिफेंस इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी को दिया गया, जो पहले भी इस तरह के काम को बाखूबी अंजाम दे चुकी है। इस काम में विदेशी एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। सर, आज थर्सडे, इसके बाद फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है, तो अगले 2 दिन और आज क्या प्रोसेस अभी बाकी है? अगले 2 से 3 दिन किन चीजों की तैयारी? केवल फाइनल चेकिंग इज गोइंग ऑन। एक मंजिला सीढ़ी से चढ़ के लिफ्ट भी डिसमेंटल हो चुकी है। सीढ़ी से चढ़ के 32 मंजिले तक जाना है। इंडिविजुअली एक होल चेक करना है और नीचे आना है। तो आपके साथ आपकी पूरी टीम रहती होगी? 100% मेरी टीम, मेरे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स है 7 जन, वो और कुछ हमारे लोकल ब्लास्टर्स मिस्टर चेतन दत्ता करके हैं और हमारे कुछ हेल्पर्स। दोनों अवैध टावर्स के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया है और अगल बगल की इमारतों को भी खाली करवाया गया है। लेकिन इमारतों में रहने वाले लोगों को अपने आशियाने की चिंता सता रही है कि कहीं धमाके की वजह से उनके टावर या फ्लैट को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने इन लोगों को भरोसा दिया है कि धमाके का असर उनके आशियानों पर नहीं पड़ेगा। सर, पूरा काम हो गया, पूरी तैयारी? यस, 100% नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर इम्प्लोजन। पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोग? और कोई मार्जिन ऑफ एरर की अगर हम बात करें, जो आसपास के लोग हैं उनके मन में जो थोड़ा बहुत डर है? देखो, ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है ऐसा इम्प्लोजन, तो डर आज मैं रहता हूँ तो मेरे दिल में भी डर रहेगा। उनका डर जायज है, लेकिन हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट सम विंडोज ग्लासेस विल बी ब्रेक एंड दैट वी विल रेक्टिफाई ऑन आवर ओन। जानकारी के मुताबिक 32 मंजिला एपेक्स टावर और 30 मंजिला सियान टावर को गिराते समय आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस पिकेट तैनात रहेगी। सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद होंगे। 2 फायर टेंडर यहाँ पर रहेंगे, उन पर 2 फायर स्टेशन ऑफिसर भी रहेंगे और पूरा स्टाफ रहेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसे और भी बढ़ा लेंगे। ब्लास्ट के वक्त दोपहर 2:15 बजे से लेकर 2:45 तक नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद रखा जाएगा। इस दौरान महामाया फ्लाईओवर से रूट को डायवर्ट किया जाएगा और इसके अलावा आसपास के कनेक्टिंग सड़कों को भी बंद कर दिया जाएगा।
ताकि धमाके के वक्त गिरने वाले मलबे से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ खुश है तो कुछ इस बात से चिंतित है कि कहीं उनके फ्लैट को भी नुकसान ना हो जाए, लेकिन खुशी ज्यादा क्योंकि जो लड़ाई इन लोगों ने शुरू की थी वो अंजाम तक पहुंचने वाली है। भ्रष्टाचार के दोनों ट्विन टावर गिरने वाले हैं। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। सबसे बड़े डेमोलिशन यानी ध्वस्तीकरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ठीक 3 दिन बाद नोएडा के ट्विन टावर्स अपनी जगह खड़े नहीं दिखेंगे। 3700 किलो विस्फोटक के जरिए 32 और 29 मंजिला इमारत को गिरा दिया जाएगा। आपको देखते हुए, आसपास के इलाके को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी हर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, एहतियात बढ़ती जा रही है। हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे विस्फोट से पहले और बाद में हालात काबू में रहे। हालांकि प्रशासन के लिए ये आंकलन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि दोनों टावर्स को गिराए जाने पर किस मात्रा में धूल और मिट्टी आबोहवा में फैलेगी। ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकल वाटर टेंडर के बावजूद ट्विन टावर के आसपास के इलाकों के अलावा पूरे दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका है। यानी नोएडा में 3 दिन बाद गिरने वाले इस टावर की वजह से दिल्ली और एनसीआर की हवा पर भी असर होगा। वैसे ही जैसे हमारे आसपास या फिर पड़ोस में जब कोई छोटा सा मकान या फिर कोई छोटी सी इमारत ढहाई जाती है तो हफ्तों तक हमारे आसपास धूल और मिट्टी के कण रहते हैं। यहां तो 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची और बड़ी 2 इमारतों को गिराने की बात हो रही है। तो फिर ऐसे में कंट्रोल डेमोलिशन के बावजूद हवा में धूल प्रदूषण के छोटे बड़े कण के बहने की आशंका बहुत ज्यादा है। अगर हम दोनों इमारतों में विस्फोट के बाद की बात करें और बारिश नहीं हुई तो मिट्टी और सीमेंट के कण उड़कर दूर तक भी जा सकते हैं, जो ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोगों के अलावा दिल्ली और एनसीआर के बाशिंदों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। खासतौर पर नोएडा की वायु गुणवत्ता पर तो इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। और दोनों ही इमारतों में विस्फोटक के बाद जब तक पूरा मलबा उस जगह से उठा नहीं लिया जाएगा तब तक जैसे जैसे हवा बहेगी लोगों की परेशानी बढ़ेगी। ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद PM10 और PM2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 के भी बेतहाशा बढ़ने की आशंका होगी। PM10 और PM2.5 ही प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं और ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए आसानी से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और सेहत के दुश्मन बन जाते हैं। दरअसल धूल, कंस्ट्रक्शन, कूड़ा या फिर पराली जलाने से ही PM10 और PM2.5 बढ़ता है और इसकी वजह से लोगों की आंख और नाक में खुजली हो जाती है। अस्थमा से पीड़ित लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है और ये समस्या 3 महीने तक बरकरार रह सकती है। वैसे माना जा रहा है कि नोएडा के ट्विन टावर से जो मलबा निकलेगा उसे साफ करने या फिर उससे निपटने में कम से कम 3 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में वहां आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये वक्त किसी चुनौती से कम नहीं है। टावर गिरने के बाद आसपास के घरों की बाहरी दीवारों, पेड़ों, पार्क समेत खाली जगहों पर इतने ही समय के लिए धूल जमी रहेगी, जो हल्की हल्की हवा चलने की स्थिति में लोगों के घरों में भी पहुंचेगी। ऐसी सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कुछ व्यवस्था की गई है। आगामी 28 अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर्स ढहाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इन दोनों ट्विन टावर्स को ढहाने के बाद वातावरण यानी प्रदूषण कितना फैलेगा, इसको लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कितना तैयार है, क्या उसकी स्टडी है। हमारे साथ बात करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी अजय कुमार शर्मा जी हैं। सर, ट्विन टावर्स को गिराया जाना कितनी आप लोगों की तैयारी है और इससे एक कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा एक पॉल्यूशन भी होगा, डस्ट नॉइज पॉल्यूशन भी होगा और वाइब्रेशन भी होगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराई जाएगी, कितनी तैयारियां हैं? देखिए, इस तरह की घटना प्रदेश में पहली बार हो रही है और इसमें इन ट्विन टावर्स के डिमोलिशन से जो भी एयर पोल्यूशन होगा, जो भी नॉइज पोल्यूशन होगा, उसके असेसमेंट की भी हमने पूरी तैयारी की हुई है और जो एयर पोल्यूशन होगा उसके कंट्रोल के लिए वहां पर एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय की जा रही हैं और इसी साथ साथ जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं वहां आसपास की जितनी रोड्स हैं वहां पर तैनात की जाएंगी और इसके अलावा मैनुअल लेबर्स भी वहां पर 200 के आसपास मैनुअल लेबर्स भी रखे जाएंगे जो रोड्स की सफाई करेंगे।
साथ ही जो इससे एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो भी इम्पैक्ट आएगा उसके असेसमेंट के लिए हमारे 8 मैनुअल स्टेशंस हमने वहां पर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय किए हैं। और सेक्टर्स 125 और 116 में जो हमारे कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो भी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे हमें डेटा प्राप्त हो सकेगा कि PM10 और PM 2.5 की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है। सर, ये जो जब PM 2.5 और 10 की जो वृद्धि की बात कर जा रही है, इसको लेकर के स्टडी होगा कि कितना, कौन सा पार्टिकल ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा खतरनाक होता है, इसके लेकर के क्या तैयारियां हैं, कितनी स्टडी है? देखिए, जो भी वहां से PM 2.5 और PM 10 धूल में उपस्थित होगा उसके कंट्रोल के लिए हालांकि पूरी व्यवस्था कर ली गई है। तथापि हम लोग ये देखेंगे कि उस व्यवस्था की कितनी एफिकेसी कितनी है और उसकी मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है। तो उसके आधार पे हमारी आगे की जो भी हम लोग है वहां पर आगे जो उसके बाकी उसके जो मेजर्स हैं वो हम लोग अडॉप्ट करेंगे। सर, एक सवाल ये कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराई जाएगी तो जाहिर है कि बहुत नॉइज पोल्यूशन भी होगा और वाइब्रेशन भी बहुत होगा, और आसपास बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो एक अंदेशा कि आसपास की बिल्डिंग में क्रैक ना आ जाए, और नॉइज पोल्यूशन होगा तो तमाम बुजुर्ग लोग भी वहां पे रहेंगे, तो एक नॉइज की वजह से भी कहीं कुछ अप्रिय घटना की। देखिए, नॉइज पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए हमने तो वहां पर अपने सेंसर लगाएंगे। हमने जो 300 मीटर का नो मैंस जोन बनाया गया है उसके बियॉन्ड हमने अपने सेंसर्स लगाए हुए हैं और उसका भी हम लोग वहां पर मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त वहां पर जो अर्थ में उसके जो वाइब्रेशंस होंगे उसके मॉनिटरिंग के लिए CBRI रुड़की भी वहां पर पूरी अपनी टीम के साथ तैयारी से रहेगी। वो पूरी एक स्टडी करेंगे, वो लोग पूरा डेटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद पूरी स्टडी करेंगे कि अर्थ में क्या वाइब्रेशंस हुए हैं और नॉइज का बाकी डेटा वो हमसे लेंगे। 28 अगस्त को सुपरटेक के ट्विन टावर्स को ध्वस्त होते ही आसमान में धूल का गुब्बार उठेगा। इससे वायु प्रदूषण 5 गुना ज्यादा हो सकता है और इससे निकलने वाले धूल के कारण अगले कुछ दिनों तक दिल्ली और NCR में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां उनको झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि पर्यावरण पर अगले कुछ महीने तक इसका प्रभाव रह सकता है। ऐसे में मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने फेलिक्स अस्पताल के MD डॉक्टर DK गुप्ता से वायु प्रदूषण से बचने के तरीकों के बारे में भी जाना है। ट्विन टावर के डेमोलिशन के बाद भी यहाँ पर वातावरण उस तरह का नहीं होगा कि लोग तुरंत आकर रहें। हालांकि प्लान में है कि वो तुरंत आएंगे, शाम तक रहना शुरू कर देंगे, लेकिन ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता हैं, MD फेलिक्स हॉस्पिटल। सर, कितनी दिक्कतें हो सकती हैं जिस तरह का मलबा यहाँ होगा, धूल जिस तरह की होगी? देखिए, मैंने बताया कि जब भी ये ध्वस्त होगा तो ध्वस्त होने की वजह से एक हवा का गुब्बार बन सकता है जिसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, धूल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। उसके कण जो है हमारे विभिन्न अंगों को हानि पहुंचा सकते हैं। वो किस तरह से पहुंचाएंगे? अगर वो कण आपके आंखों में जा रहे हैं तो स्किन पे जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं, नाक में जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो नॉर्मली जो है हर व्यक्ति को भी इसमें आंखों में जलन होना है, आंखों में इरिटेशन होना है, लालापन होना, बॉटरिंग होना, नेजल कंजेशन होना, इसके अलावा थ्रोट में पेन होना, गले में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत आना। जो खासकर जो अस्थमा के पेशेंट हैं या जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। और गर्भवती महिलाएं, उनके अंदर प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हैं या बच्चे की जो अंदर जो है उसकी हार्ट बीट बढ़ सकती है या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसा कहा जा रहा है कि शाम होते होते लोग अपने घरों की तरफ वापसी करना शुरू कर देंगे, लेकिन जो धूल है वो कल आप ही कहते हैं कि 30 से 60 दिन तक लग सकते हैं उसको नॉर्मल होने में। इस बीच अगर लोग रहते तो उन्हें किस तरह से ख्याल रखना है? देखिए, मुझे लगता है सबसे अच्छा इसका पैरामीटर है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वो आपको सबको पता लग जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक ठाक हो, जिसमें लगता है कि नॉर्मल हम ह्यूमन बींग रह सकते हैं, तभी शिफ्ट करना चाहिए। वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिनों पर डिपेंड करेगा उस दिन की हवा की गति क्या है। हवा अगर तेज चल रही होगी तो जो धूल है, जो गुब्बार है, वो बहुत दूर तक डिस्पर्स हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। बट अगर हवा धीमी हो गई तो कहीं ना कहीं हो सकता है 1-2 दिन लग सकते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सब लोग नॉर्मली, जैसा हमारा टाई अप भी इनकी सोसाइटी के साथ, बहुत सारे लोग हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ या दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है एयर क्वालिटी का इंडेक्स को मॉनिटर करते हुए उनको शिफ्ट करना चाहिए। और शिफ्ट करने के बाद भी कई दिनों तक यहाँ पे धूल के कण आसपास मंडरा सकते हैं या सस्पेंड रह सकते हैं। वातावरण कैसे रखे वो लोग अपना जो यहाँ आकर रहेंगे? जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत दिनों तक हो सकता है कि जो वातावरण में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंड रह सकते हैं, वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोशिश करें, आप जब शिफ्ट कर जाते हैं उसके बाद इंडोर रहें, घर के अंदर रहें, बाहर जाके एक्सरसाइज ना करें, बाहर जाके व्यायाम ना करें, सैर ना करें सुबह और
शाम की, और इंडोर रह के भी आप जब वहाँ पे एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, वहाँ पे आपको इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं जो आपको एयर प्यूरीफाई करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करना है, आपको डाइट अच्छी लेनी है, और जब बाहर जाना पड़ता है किसी भी मजबूरी से या किसी काम के लिए तो आप मास्क ला के जाएं, स्पेशली N95 मास्क ला के जाएं जो उसको प्रिवेंट करेगा। और दूसरा, बाहर जा रहे हैं तो चश्मा लगाएं, स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं। इन सब चीजों को जब ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज ट्रायल भी हुआ है। सीधा चलेंगे ट्विन टावर के पास, मेरी सहयोगी श्वेता झा वहीं मौजूद हैं। श्वेता, ट्रायल पहली बात तो कैसा रहा, और दूसरी बात, भले ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या फिर अथॉरिटी के तमाम लोग कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, लोगों को महज 1 या 2 दिन की परेशानी होगी, लेकिन अगर हम बात करें यहां से निकलने वाले प्रदूषण की, धूल की, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 3 महीने तक कम से कम आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से दो चार होना पड़ेगा। उनका रिएक्शन क्या है इसको लेकर? बिल्कुल नवजोत, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लगातार जब से हम यहाँ पर आ रहे हैं और ट्विन टावर और उसके आसपास के इलाके में जो रह रहे हैं लोग, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, तो देखिए 2-3 बातें बहुत साफ है। पहली बात कि भारत में इतना बड़ा डेमोलिशन पहली बार हो रहा है। 102 मीटर ऊंचा ये टावर है जिसे गिराया जाना है। इससे पहले कोच्चि में हुआ था, लेकिन वो महज 65 मीटर उसकी ऊंचाई थी। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि पहली बार इस तरह डेमोलिशन यहां पर हो रहा है। इसको लेकर बहुत तरह की आशंकाएं भी लोगों के मन में है। जो ठीक इसके बगल में, आपको हम बता दें कि ट्विन टावर के लेफ्ट साइड में, इनफैक्ट राइट साइड में एमरल्ड कोर्ट है और राइट साइड में एटीएस विलेज है। तो एमरल्ड कोर्ट के जो निवासी हैं, रहने वाले हैं, उनके मन में बहुत आशंकाएं हैं। विंडो कर्टन्स लगा दिए गए हैं, हालांकि जो यहां प्राधिकरण है उसकी तरफ से और जो पूरी टीम डेमोलिशन को जो अंजाम देगी उनकी तरफ से, लेकिन उनका कहना है कि क्या सिर्फ विंडो कर्टन्स लगा देने से डेमोलिशन से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। खुद एमरल्ड कोर्ट के कुछ निवासी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर प्लीज आइए, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 8 साल से रह रहे हैं। हम लोग 8 साल हो गए यहाँ रहते हुए। एमराल्ड कोर्ट में एस्पायर 4 में हम लोग रह रहे हैं, जो कि करीब इस जहाँ डेमोलिशन होना है उससे करीब 50 मीटर की दूरी पर। किसी तरह का मन में डर, संशय, सवाल नहीं, क्योंकि काफी दिन से ये बात चल रही है, करीब 6 महीने से डेमोलिशन के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो डर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब D-Day आने वाला है तो कुछ मन में डर तो है। जैसे कि अभी इन्होंने जो कर्टेन लगाए हैं, शायद वो कर्टेन स्प्लिंटर को रोकने के लिए लगाए हैं, लेकिन उनसे जो एयर का जो वैक्यूम क्रिएट होगा उससे विंडोज टूटेंगे, ग्लास टूटेंगे। वो टूटने के बाद में कितना डेब्रेज या कचरा अंदर जाएगा, उसकी सफाई किस तरह से होगी, घर में कितना नुकसान होगा, वो सब डर बने हुए हैं। आपके घर में ओल्ड एज कोई है? हाँ, जैसे मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वो 85 साल के हैं। 85 साल के पिता? जी जी। उन्हें लेकर मन में किसी तरह का? अब उनको, बिकॉज वो 85 साल के हैं, थोड़ा इस एज में उनको सांस लेने में और सब में दिक्कत है। तो डेमोलिशन के बाद में कितनी देर तक पॉल्यूशन रहेगा, उसके बाद कब एकदम एयर ठीक रहेगी, कब उनको लेके आना है, उन सबको लेके हैं। और उनको शिफ्ट करना भी, अब उनको लेके जाना पड़ेगा कहीं पे सेफ, जहाँ पे रहना है। ये एक बड़ी चुनौती है। मैम ये बताइए कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको लेके मन में तो डर है ही, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पेट्स हैं, उनको लेके बाहर जाना, 2 या 3 दिन के लिए शिफ्ट होना। एक्चुअली सब लोगों की अपनी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जैसे आज सुबह ही एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उनकी किसी फ्रेंड के एक्वेरियम है, तो वो उसको लेके परेशान है कि इतनी सारी फिशेज हैं उस एक्वेरियम में, जब लाइट बंद हो जाएगी पूरे सुबह से तो उन फिशेज को वो कैसे मैनेज करें। तो इस तरह से सबके अलग अलग बहुत सारे डर हैं सबके मन में, कि किसी के पास पेट्स हैं तो पेट्स फ्रेंडली बहुत सारे होटल्स नहीं अलाउ करते हैं, तो कहाँ लेके जाएंगे। इस तरह की सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं जिनको वो किसी तरह से। आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग ऑफिस के गेस्ट हाउस में जाने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि फादर इन लॉ साथ में है तो उनको घर का खाना वगैरह वहाँ इजीली मिल जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि डेमोलिशन के बाद तुरंत आप लोग अपने घर में वापस आ पाएंगे? उस दिन तो हम लोग नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि फादर इन लॉ साथ में है तो थोड़ा डस्ट से बचाना चाहेंगे। तो नेक्स्ट डे देखेंगे आके क्या। आपको लगता है कि नेक्स्ट डे, क्योंकि जितना बड़ा ये डेमोलिशन होने वाला है, नेक्स्ट डे भी इस वातावरण में जहां पर प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ चुका होगा उस समय सेफली रहा जा सकेगा? नहीं, मेरे ख्याल से एयर पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये सीमेंट नहीं बचा है, सीमेंट कंक्रीट में कन्वर्ट हो गया, तो इट इज बिगर पार्टिकल्स। तो सीमेंट, ये डस्ट तो सेटल हो जाएगी, लेकिन जो नीचे ग्राउंड पे जितनी डस्ट रहेगी उसको हटने में कितना टाइम लगेगा वो नहीं जानते, उस सफाई करने में, उस समय इतना पॉल्यूशन हो सकता है। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द एयर पॉल्यूशन सच।
बिल्कुल। तो नवजोत, जिस तरह से आप सुन रही हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, रहने वाले लोग हैं, उनके मन में तरह तरह का डर है। हालांकि इन लोगों को पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ठीक रविवार वाले दिन सुबह 7 बजे इन सभी को अपने अपने घरों को छोड़ देना है। 7:10 पर बिजली पानी सब कुछ कट हो जाएगा। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं सिर्फ वो जारी रहेंगी, और वो भी जिस समय डेमोलिशन अगर हो रहा है उस समय अगर किसी एम्बुलेंस को गुजरना भी है एक्सप्रेसवे से या फिर इस रास्ते से, तो उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। 1 से 1.5 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है ट्विन टावर के आसपास का, उसको पूरी तरह से आप कह लीजिए कि सील कर दिया जाएगा। यानी कि उसके आसपास आधे घंटे, 2:30 बजे डेमोलिशन होना है रविवार को, और 2:30 बजे से आधे घंटे तक आसपास ना कोई एक्सप्रेसवे पर जा पाएगा। और एक्सप्रेसवे या फिर यमुना एक्सप्रेसवे से अगर कोई नोएडा की तरफ आना चाहता है तो वो भी नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद कई तरह के सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। मसलन, टावर को गिराने में वक्त कितना लगेगा, कितने लोगों को लगाया जाएगा, टावर को गिराने के बाद मलबे का क्या होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने एरिफस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट हेड उत्कर्ष मेहता से बात की है। ये ज्यादा स्ट्रांग है बिल्डिंग, क्योंकि वो पुराना ज्यादा था, ये नया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अपने आप में पहली बार होगा कि इस तरह का, शायद इंडिया में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप डिमोलिश करेंगे तो जब ग्रेविटी अपना काम करेगी, सबसे बड़ी चिंता होगी। देखिए, हम यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे रेजिडेंशियल इलाका है, तो ये सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि बाकी चीजों को नुकसान हो, वो कौन सी टेक्निक है? नहीं, दिस इज कंप्लीट इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव डन। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व। नॉट ओनली इंजीनियरिंग, देयर इज फिजिक्स, लॉट ऑफ मैथ इन्वॉल्व। आपने अभी क्लियरली बताया कि कितनी नजदीक है ये बिल्डिंग है, बट हमको ये मालूम है कि हमको इसको कहाँ लेके जाना है, और ये बिल्डिंग एग्जैक्टली बिहेव करेगी जैसे हम चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये जो देख पा रहे हैं सफेद स्ट्रक्चर कपड़े जैसा लगे, एग्जैक्टली क्या है? अगर ये मटेरियल समझा चाहें, ये क्या चीज है? ये बेसिकली जहाँ जहाँ बारूद लगे वो फ्लोर्स हमने बाहर से कवर किए। इनफैक्ट जो कॉलम्स पे बारूद लगे वो कॉलम्स को भी पूरे रैप करके रखे हमने, सो दैट जो भी जब बारूद फटेगा, डेब्रिस स्प्रेड होगी, वो उड़ के बाहर ना निकले। सो उसका पर्पस बेसिक, पहले कॉलम पे उसका प्रोटेक्शन होता है, चेन लिंक से प्रोटेक्ट किया गया है, उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल क्लॉथ लगाया हुआ है। फिर ये फ्लोर लेवल पे, हर फ्लोर पे ये कपड़े दिख रहे हैं जो आपको व्हाइट एंड ब्लैक, वो लगाए गए हैं। उसके बाद फाइनली जो आजू बाजू के टावर्स है, 4 ATS पे और 3 एमरल्ड में, ये सातों को कम्प्लीटली कवर ब्लॉक किया जाए। ये हिस्सा मैं देख पा रहा हूँ, पीछे एमराल्ड टावर है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। वो व्हाइट कपड़ा सिर्फ वो कपड़े का काम करेगा, डस्ट प्रोटेक्शन है या वाइब्रेशन से भी उसको नहीं, इट्स ओनली डस्ट प्रोटेक्शन, उसका और कोई पर्पस नहीं है। और इन केस कोई एक डेब्री का कण अगर छूट के निकल भी जाता है इतने प्रोटेक्शन के बाद, तो वो वहाँ कवर कर लेगा। और बट उसका मेजर काम सिर्फ डस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इस ब्लास्ट से जो मान लीजिए अगर पिलर से निकलते हैं चीजें, बीम गिरता है, क्या वो शूट करेगा, उसकी स्पीड होगी, उसमें कुछ मोमेंटम होगा? बिल्कुल, अगर मैं इसको ओपन रखता हूँ और इसको ब्लास्ट करता हूँ तो ये आधा किलोमीटर भी दूर जा सकता है। कितना लगभग एक्सप्लोजिव यूज हुआ होगा इसमें? तकरीबन 3,500 किलो। 3,500 किलो। अब जब देखिए, ग्रेविटी के अलावा सबसे बड़ी चैलेंज होगी जब इतने पैमाने पर ब्लास्ट होगा तो वाइब्रेशन होगा। उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट आसपास के स्ट्रक्चर पर कितना? बिल्कुल, हमने दोनों सोसाइटीज को रिक्वेस्ट किया है कि दे शुड नॉट बॉदर एट ऑल फॉर द वाइब्रेशंस। उसके काफी रीजंस है। हमने इसका थियोरेटिकल स्टडी करवाया एक यूके की फर्म से कि थियोरेटिकली अगर ये इतना मास नीचे आता है तो उसके कितने वाइब्रेशंस होंगे, पहले ये चीज करवाई। उसके बाद उसको अभी डैम्पन करने के लिए, मतलब वाइब्रेशंस रिड्यूस करने के लिए हमने इम्पैक्ट कुशन्स बनाए बेसमेंट्स पे, ग्राउंड पे। तो वो इम्पैक्ट कुशन पिलर्स के आसपास हैं या जमीन पर? जमीन, कंप्लीट B1 बेसमेंट, कंप्लीट ग्राउंड। इम्पैक्ट कुशन्स मतलब मिट्टी का ढेर है, बेसिकली डेब्रिस, लूज डेब्रिस का ढेर है। और वो जो वाइब्रेशन होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, इसको मिनिमाइज करेगा। बेसिकली उसका काम है उसका मिनिमाइज करना, एब्जॉर्ब करना। कंप्लीटली बंद नहीं हो सकते, वो आएंगे वाइब्रेशंस, बट उसके वाइब्रेशंस इतने नॉमिनल होंगे
कि वो ट्रेमर्स आपको फील भी नहीं होंगे, एज अ लेमैन अपने को फील भी नहीं होंगे। हाउएवर जो एक्सक्लूजन जोन डिसाइड किया गया है, सो लोग वहाँ उस टाइम उस मौके पर रहेंगे नहीं। कितने बजे ब्लास्ट होगा, कितना समय लगेगा ये ढांचा गिरने में, और जब ये डेब्रीज होंगी चारों ओर, क्लियर करने में कितना समय लगेगा? सर एग्जैक्टली 2:30 बजे, ना 2:29 ना 2:31, 2:30 बजे बटन प्रेस होना है। तकरीबन यही जगह से हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं बटन प्रेस करने की। सो एग्जैक्टली 2:30 बजे होगा। 9 सेकेंड्स लगेंगे एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट होने के लिए। मतलब एक साथ साइमल्टेनियस ब्लास्ट होगा या अलग अलग? एज पर डिजाइन वो मिली सेकेंड डिलेज में ये सब एक्सप्लोजिव लगाए गए हैं। सो बट एज अ लेमैन हमको बाहर से एक साथ देंगे। वहाँ 2 कंटिन्यूस राउंड टक 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 ऐसे 2 बार अपने को नॉइज आएंगे, साउंड आएंगे। बस उसका मतलब है सब एक्सप्लोजिव्स फट चुके हैं। जैसे ही फट चुके हैं फिर बिल्डिंग विल स्टार्ट गिविंग वे, मतलब फिर बिल्डिंग ग्रेविटी काम करेगी, फिर ग्रेविटी जो सोती नहीं है वो काम, उसका काम चालू हो जाएगा और तकरीबन 5 सेकंड में कंप्लीट बिल्डिंग जमीन पे उतरेगी। अब एक आखिरी सवाल बताइए कि ये क्लियर कितने दिन में होगा? क्योंकि इतना मलबा यहाँ पर होगा, कई टन, शायद लाखों टन होगा, इसको साफ करने में कितना समय लगेगा? नहीं, वो लाखों टन तो नहीं है, बट जो भी मलबा है अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक 3 महीने जैसे लगेंगे हमको उसमें से सेग्रीगेट करना। हमको CND वेस्ट रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं from our local pollution department. Praveen sir has given us guidelines how to do it, what to do it. We have submitted the plans to Noida authority, and it will take 3 months to clear the whole debris. रविवार को जब इन टावर्स को गिराया जाएगा, इसके लिए आसपास के इलाके में किस तरह की तैयारी की गई है, इसके बारे में बता रहे हैं आशुतोष। धमाके से पहले तैयारियों की तस्वीर अगर दिखानी हो तो मैं आपको एमराल्ड टावर के अंदर लेकर के आता हूं और दिखाता हूं कि देखिए जितने रिहायशी लोग हैं, जहां पर घर, क्योंकि बगल में 9-10 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर जो बिल्डिंगें हैं, चाहे वो ATS कोर्ट हो या एमराल्ड टावर हो, उन सब में ऐसे अब बड़े बड़े पर्दे लगा दिए गए हैं। मतलब मैं जहां अभी खड़ा हूं, यहां पर लोग रहते हैं, इन सब को कहा गया है कि 28 की सुबह 7 बजे तक जगह खाली कर दें, चले जाए, गाड़ियों को हटा लें, और अगर कोई अस्वस्थ है तो उसे 27 की शाम को ही यहां से निकाल लिया जाए। ये RWA ने एक बाकायदा गाइडलाइंस जारी की है ताकि समय रहते लोग चले जाएं। इसके अलावा जब आप बिल्डिंग के भीतर आते हैं तो ये देखिए कितनी नजदीक की, जो सबसे बड़ी फिक्र थी वो क्यों थी? ये जो काली थैली में आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यही है वो ट्विन टावर। ये गिरना है और वहां से मेरे बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो महज कुछ मीटर ही है जहां पर मैं खड़ा हूं। नीचे आप देखिए ये बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जब मलबा नीचे गिरेगा, अब ये समझिए कि 30 मंजिला इमारत जब नीचे गिरेगी तो ढेर सारा मलबा आएगा, वो मलबा जो हॉरिजॉन्टली न फैले उसको रोकने के लिए यहां पर आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। साथ ही यहां कई सारे लोग अभी भी इससे जुड़े हुए काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको अब घर छोड़कर जब जाना है तो उसके पहले अपना सामान हो, बालकनी की कुछ चीजें हो, उसको पैक कर रहे हैं, AC ना गिर जाए उसको बचाने के लिए। देखिए ये सारी तैयारियां अब यहाँ के रहने वाले लोग कर रहे हैं ताकि सामान जो है, अप्लायंसेस हैं, उन सबको बचाया जा सके। लेकिन अगर आप उधर से देखेंगे तो उस ट्विन टावर से लेकर के इसके बीच का जो पूरा इलाका है, यहां पर काफी कच्ची मिट्टी भरी गई है, ट्रेंचेस खोदे गए हैं और ट्रेंचेस के साथ ये बड़े बड़े कंटेनर भर के रखे गए हैं ताकि आफ्टर शॉक जो है उससे बचाया जा सके। जब ये मलबा गिरेगा और ब्लास्ट होगा तो वाइब्रेशन होगी, जो कच्ची मिट्टी का ढेर है उससे वाइब्रेशन को रोका जा सकेगा ताकि बहुत ज्यादा कंपन ना हो। साथ ही जब मलबा गिरेगा तो कंटेनर उस पूरे मलबे को फैलने से रोकेगा। ये कुछ ऐसी विशेष तैयारियां की गई हैं D-Day के लिए जब यह अवैध इमारत गिराई जाएगी। अब इसको लेकर प्रशासन की तैयारी क्या है, मैप के जरिए समझिए जरा। जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहां किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पुलिस की तैयारियां ऐसी हैं कि इस जगह पर जहां पर ब्लास्ट हो रहा है, यहां पर हम खड़े हैं और यहां पर हम खड़े हैं, ये पूरी जो पेरीफेरी है, एक लंबा पेरीफेरी है जिसको सैनिटाइज किया जाएगा, यानी परिंदा भी उसमें पर ना मार सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब ये पूरी इमारत नीचे आएगी, ग्रेविटी अपना काम करेगी, डस्ट पार्टिकल्स और एक्सप्लोजन में कंक्रीट जब निकलते हैं तो वो शूट करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस तरह के प्लान पुलिस तैयार कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात उस युद्धपोत की जो 2 सितंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत IAC विक्रांत की, जो पूरी तरह से नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस पहले स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत को 2 सितंबर को कोची में देश को समर्पित करेंगे। ये युद्धपोत इतनी आधुनिक खूबियों से लैस है कि अगर दुश्मन ने समुद्र में किसी भी तरह की गुस्ताखी की तो उसका वजूद ही मिट जाएगा। इस स्वदेशी युद्धपोत के नेवी से जुड़ते ही हमारी समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए एक नया प्रहरी मिल जाएगा और नौसेना की ताकत भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना के तरकश में वैसे तो कई खतरनाक जंगी जहाज, पनडुब्बियां और हथियार हैं, लेकिन अब नौसेना के बेड़े में जो शामिल होने जा रहा है वो अपनी बेजोड़ खूबियों की वजह से समुद्र का शहंशाह कहलाएगा। अब आप पूछेंगे वो कौन है? तो जवाब है IAC विक्रांत, जो 2 सितंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्वदेशी युद्धपोत विक्रांत को देश की सेवा के लिए नौसेना को सुपुर्द करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार उस शुभ घड़ी का है जब ये युद्धपोत देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए निकल पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे तो उसके बाद ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक युद्धपोत होगा और ये जो विमानवाहक युद्धपोत है अगले कई सालों तक भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। इसकी मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो ये किसी भी दुश्मन देश के एक बड़े शहर को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकता है। जंग के बदलते तौर तरीकों में एक सेना की मजबूती उसके आधुनिक हथियारों से होती है। पूरी तरह से देश में बना ये युद्धपोत विक्रांत भी ऐसी ही कई खतरनाक हथियारों और लड़ाकू विमानों से लैस है, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटा देंगे। INS विक्रांत की मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो इस पर MiG-29 के जो लड़ाकू विमान है वो तैनात होगा। इसके ट्रायल इस वक्त हो रहे हैं। एक वक्त में 30 के लगभग लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, चाहे MiG-29K की बात की जाए या फिर इस कामोव हेलीकॉप्टर जो लंबे समय से भारतीय नौसेना का हिस्सा है। आने वाले दिनों में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात होगा। क्या इंपॉर्टेंस है इस रूम का, यहाँ से किस तरह से जो इस पर लड़ाकू विमान होंगे, MiG-29 कामोव हेलीकॉप्टर उनको ऑपरेट किया जाए? देखिए, ये कंपार्टमेंट इसको जैसे कि आपने बोला फ्लाइट कंट्रोल पोजीशन और फ्लाइको बोलते हैं। इस कंपार्टमेंट से जितनी भी फ्लाइंग रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो कंट्रोल की जाएंगी। द मूवमेंट ऑफ पर्सनल, मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, सब कुछ इस कंपार्टमेंट से कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में 3 अधिकारी लोग बैठते हैं। कैप्टन एयर, हु इज द सीनियर मोस्ट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर जितनी भी हमारी फ्लाइंग रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, एंड उनको असिस्ट करने के लिए कमांडर फ्लाइंग एंड लेफ्टिनेंट कमांडर फ्लाइंग। तो जितनी भी उड़ान प्रक्रिया है उसको यहाँ से संचालन किया जाएगा। IAC विक्रांत का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने करीब 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया है। इस युद्धपोत की लंबाई 262 मीटर जबकि चौड़ाई 60 मीटर है। इसका वजन 45,000 टन है। विक्रांत में 2400 किलोमीटर केबल लगाई गई है जो कोची से दिल्ली तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, विक्रांत का फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इस पर 1700 नौसैनिक तैनात होंगे जिनके लिए 2300 कंपार्टमेंट और एक 16 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया गया है। तो वहीं इन नौसैनिकों के लिए एक हाईटेक किचन भी विक्रांत पर मौजूद होगी। यानी आसान भाषा में कहें तो ये युद्धपोत समुद्र पर चलता फिरता एक शहर होगा। तमाम मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए जो सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, आधुनिक टेलीमेडिसिन से लेकर और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर से लेकर स्कैनिंग की सुविधाएं। हमारे साथ सर्जन कमांडर योगेश्वर हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो तमाम तरह की जो आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक 16 बेड का अपने आप में परिपूर्ण ऐसा है एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 16 अलग अलग वार्डों में विभाजित बेड्स है। फिर 2 ऑपरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स है। रेडियोलॉजी विभाग है जिसमें सीटी स्कैन मशीन है, जो भारत में पहली बार किसी भी जहाज में सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल किया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसे 1 साल तक समुद्र में कई कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ा जिसमें इसकी ताकत को परखा गया।
ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। विक्रांत कमिंग इनटू द फोल्ड्स ऑफ इंडियन नेवी एक ऐसी क्षमता हमारे पास आएगी क्योंकि ये इंडिजिनस है। इसका सस्टेनेंस, इसका मेंटेनेंस, इसका रख रखाव, और हमें पता है कि ये कैसे हमने डिजाइन किया है। तो इससे हमें एक ऐसी क्षमता मिलेगी कि हम इसको बेझिझक काफी हद तक विदाउट एनी एप्रहेंशंस वील बी एबल टू एक्सप्लॉइट इट टू अ फुल कैपेबिलिटी। देश में पहली बार इतने बड़े वॉरशिप का निर्माण हुआ है। अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा वॉरशिप बनाने की क्षमता थी, लेकिन अब भारत भी इस इलीट ग्रुप का हिस्सा बन गया है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कोच्चि से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक और अच्छी खबर की। 15 दिन बाद राजू श्रीवास्तव को होश आया है। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तब से राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन आज की सुबह राजू के परिवार के लिए गुड न्यूज लेकर आई। उनकी सेहत को लेकर ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।